हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 14th ऑफ फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। इन सारे क्वेश्चंस को यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया गया है और ये आपको ना सिर्फ इस एग्ज़ाम में बल्कि और भी जो डिफरेंट स्टेट लेवल पे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उनमें बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन सेशंस को फॉलो कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम सीखते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे हर स्टेटमेंट को थॉरली एनालाइज करना है और फिर करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले फर्दर मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस डेली 20 हमारी यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज का हिस्सा है इन द जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो इस कोर्स को जाके चेकआउट कर सकते हैं एप्लीकेशन पे और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, तो आइए देखते हैं आज कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं हमारे और इनसे हम क्या सीखते हैं। द फर्स्ट वन इज विद रेफरेंस टू द बाल्टिक नेशंस डिसकनेक्शन फ्रॉम द रशियन पावर ग्रिड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बाल्टिक नेशंस के बारे में यहाँ पे दो बातें हैं और हमें देखना है कि कौन सी बातें इसमें से सही हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है द बाल्टिक स्टेट्स यानी कि एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया आर इन द नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप अलॉन्ग द ईस्टर्न बाल्टिक सी कोस्ट। क्या बाल्टिक स्टेट्स लोकेटेड हैं नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में अलॉन्ग द ईस्टर्न बाल्टिक सी कोस्ट? बिल्कुल सही बात है। अगर आप ज्योग्राफिकली इनको देखेंगे तो ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द बाल्टिक सी। आप इनकी लोकेशन भी एक बार मैप पे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। Second है all Baltic states have been the members of the European Union and the NATO means North Atlantic Treaty Organization। सारे के सारे बाल्टिक स्टेट्स यहाँ पे मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के साथ ही नाटो के। क्या ये बात सही है? डेफिनेटली, क्योंकि एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया ने ज्वाइन किया था यूरोपियन यूनियन और नाटो को 2004 में। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये तीनों कंट्रीज़ ना सिर्फ नाटो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं बल्कि यूरोजोन के भी मेंबर हैं और इसके अलावा काउंसिल ऑफ यूरोप की और OECD की। ठीक है, तो इन सारे ग्रुपिंग्स में इन तीनों कंट्रीज़ का नाम आता है। तो यहाँ पे दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? योर आंसर इज सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज इन द लाइट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल पॉलिसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइए देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे पीएम किसान स्कीम वॉज लॉन्च्ड टू सपोर्ट द टेनेंट फार्मर्स एक्सक्लूसिवली। बहुत बार मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड दिखेगा, एक्सक्लूसिवली, ओनली, सोलली, ऑल्सो, तो आप एक बार स्टेटमेंट पे ज़रूर गौर करिएगा क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। ठीक है, पीएम किसान सबसे पहले कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ठीक है, क्या इसको लॉन्च किया गया था टेनेंट फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ? नो, क्योंकि पीएम किसान असल में सपोर्ट करती है हमारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स को, ना कि टेनेंट फार्मर्स को। ठीक है, तो ये बेसिकली डिज़ाइन की गई थी लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। सेकेंड है MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड एनुअली फॉर 22 एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बेस्ड ऑन CACP रिकमेंडेशंस। क्या CACP की रिकमेंडेशन के आधार पे MSP को फिक्स किया जाता है हर साल 22 एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए? तो ये बिल्कुल सही है। MSP असल में यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिव्यू किया जाता है और फिर सेट किया जाता है बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे CACP की जो रिकमेंडेशंस है वो बहुत ज़रूरी होती हैं। CACP क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, थर्ड है डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन एम्स टू क्रिएट अ रोबस्ट डिजिटल इकोसिस्टम फॉर फार्मर्स। इस मिशन का पर्पज़ है एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना फार्मर्स के लिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो मिशन है इसका फोकस है फार्मर सेंट्रिक डिजिटल सॉल्यूशंस को क्रिएट करना और टाइमली बेसिस पे क्रॉप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका गलत था, सेकंड थर्ड बिल्कुल सही है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज with respect to the national bamboo mission which of the following observations is are correct? आइए देखते हैं। First statement says the national bamboo mission was launched to promote bamboo cultivation in non-forest land। national bamboo mission को लॉन्च किया गया था बैम्बू कल्टिवेशन के प्रमोशन के लिए हमारे नॉन फॉरेस्ट लैंड में। तो यस, इसको लॉन्च किया गया था जिससे कि जो भी प्रोपगेशन है और कल्टीवेशन है बैम्बू का स्पेसिफिकली हमारे नॉन फॉरेस्ट लैंड में, उसमें हेल्प मिल सके। पर्पस क्या था यहाँ पे कि जो भी हमारी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स हैं
उनकी हम अवेलेबिलिटी को बेसिकली इन्हांस कर सकें, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है द फंडिंग पैटर्न फॉर द स्कीम इज 18:20 बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द हिली स्टेट्स। क्या इस स्कीम का फंडिंग पैटर्न है 80:20, यानी कि 80% शेयर सेंटर का रहेगा और 20% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा? तो नहीं, इसमें डिफरेंट रेशियोज़ हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट में फंडिंग जो है वो अलग अलग रेशियो के हिसाब से रखी गई है, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टेट में इसका रेशियो 60:40 रखा गया है, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में इसका रेशियो 90:10 रखा गया है, ठीक है। और कुछ अदर स्पेसिफिक सपोर्ट ग्रुप्स हैं जिनके लिए 100% फंडिंग रखी गई है, यूनियन टेरिटरीज़ के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे 80:20 का कोई रेशियो नहीं है, जबकि रेशियो मैंने क्या बताया आपको कि ज़्यादातर स्टेट्स के लिए 60:40 रहेगा और हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स हैं वहाँ पे रेशियो रहेगा 90:10 का, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। योर आंसर इज ए ऑप्शन, ओनली 1। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइए देखते हैं क्या बातें हैं। फर्स्ट है इट क्रिएट्स अ डिजिटल मैप ऑफ अ फेस बाय आइडेंटिफाइंग एंड मैपिंग एन इंडिविजुअल्स फेशियल फीचर। क्या ये एक डिजिटल मैप क्रिएट करता है फेस का, जहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के फेशियल फीचर्स को ये मैप और आइडेंटिफाई करता है? तो डेफिनेटली बिल्कुल सही है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी असल में एक एल्गोरिथम बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है और ये एक डिजिटल मैप क्रिएट करता है किसी भी इंडिविजुअल के फेस का बाय आइडेंटिफाइंग एंड मैपिंग द फेशियल फीचर्स, और उसके बाद वो इन फीचर्स को मैच कराते हैं अगेंस्ट अ स्टोर्ड डेटाबेस, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज एक्यूरेट एंड इट डज नॉट लीड टू मिस आइडेंटिफिकेशन। क्या ये 100% एक्यूरेट होते हैं? नो, क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाते हैं एंड समटाइम्स इट कैन लीड टू मिस आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो स्टडीज़ में बहुत बार ये पता चला है कि एक्यूरेसी रेट्स इसमें डिफरेंट होते हैं बेस्ड ऑन रेस एंड जेंडर, और एरर्स जो इसमें आते हैं इट में रिजल्ट इन फॉल्स पॉजिटिव्स, यानी कि इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कई बार, या फिर फॉल्स नेगेटिव्स मीन्स आइडेंटिटी को वो वेरीफाई ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल एक्सक्लूजन कई बार कॉज हो जाता है, जैसे कि बहुत बार हमने यूएस एजेंसीज़ में ये चीज़ देखी है कि वहाँ की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने रॉन्गफुल अरेस्ट किए हैं बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग फेशियल रिकॉग्निशन डेटा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, ओके। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू बिम्स्टेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिम्स्टेक के बारे में दो बातें हैं। दिस सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू बींग इन 1997 थ्रू द ढाका डिक्लेरेशन। क्या बिम्स्टेक एग्जिस्टेंस में आया था 1997 में थ्रू द ढाका डिक्लेरेशन? तो फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल सही है, 1997 में ही ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई थी, लेकिन ढाका डिक्लेरेशन के तहत नहीं बल्कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत, ठीक है। तो ढाका डिक्लेरेशन यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर सेकेंड है बिम्स्टेक इंक्लूड्स ओनली साउथ एशियन कंट्रीज एज इट्स मेंबर्स। क्या बिम्स्टेक में सिर्फ और सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज आती हैं? यहाँ पे देखिए ओनली वर्ड का यूज हुआ है और ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि बिम्स्टेक में सिर्फ साउथ एशिया की कंट्रीज नहीं होती बल्कि कुछ कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया की भी हैं, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना कि सिर्फ इसमें साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये कहना गलत होगा क्योंकि इसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी मौजूद हैं, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है और फर्स्ट भी गलत है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। योर आंसर इज डी ऑप्शन, नाइदर वन नॉट टू, कोई भी सही नहीं है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज in context with alternative investment funds income classification which of the following statements is are correct? आइए देखते हैं। capital gains from alternate investment funds are taxed at a lower rate than the business income। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो डेफिनेटली इट इज़ राइट, क्योंकि जो कैपिटल गेन्स हैं फ्रॉम अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स इनको टैक्स किया जाता है एट अ लोअर रेट और इसकी वैल्यू है 12.5%, ठीक है। अगर हम बिजनेस इनकम से इसको कंपेयर करें तो बिजनेस इनकम में यहाँ पे टैक्स रेट कितना होता है 25 to 35%, और ये जो डिस्टिंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है अल्टरनेटिव investment funds are not treated the same as foreign portfolio investors regarding income classification। क्या इनको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है रिगार्डिंग इनकम क्लासिफिकेशन? देखिए बजट में क्लैरिफाई किया गया है कि कैटेगरी 1
और इसके अलावा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, इनको सिमिलर तरीके से ट्रीट किया जाएगा एज टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ इनकम क्लासिफिकेशन, जिससे कि लिटिगेशन और अनसर्टेनिटी यहाँ पे रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो दोनों बातें बिल्कुल सही थी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, योर आंसर इज सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2. Now question number 7 is, in the context of neutrinos consider the following statement. आइए देखते हैं। Neutrinos are affected by the magnetic fields and do not travel in straight line. क्या ये जो न्यूट्रिनोज होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अफेक्टेड होते हैं और यही रीज़न है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर पाते? नो, क्योंकि न्यूट्रिनोज पे असल में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जिसकी वजह से ये आराम से स्ट्रेट लाइन्स में ट्रेवल करते हैं फ्रॉम देयर सोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड है, न्यूट्रिनोज कैन पास थ्रू द प्लैनेट्स एंड सॉलिड रॉक विथ मिनिमल इंट्रैक्शन। क्या ये पास कर सकते हैं थ्रू प्लैनेट्स एंड सॉलिड रॉक मिनिमल इंट्रैक्शन के साथ? येस। इनको हम घोस्ट पार्टिकल्स भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आराम से किसी भी मैटर के थ्रू पास हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द प्लैनेट्स एंड द सॉलिड रॉक, जहाँ पे इनका बहुत ही कम या लिटिल इंट्रैक्शन हो पाता है। ठीक है, इसकी वजह से ये एक्सट्रीमली एल्यूसिव भी होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड बिल्कुल सही है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, योर आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2. Now 8th one is, in the light of the political dynamics in Manipur and Armed Forces Special Powers Act, consider the following statement. आइए देखते हैं। Only the central government has the authority to declare a state or union territory fully or partially as a disturbed area. क्या सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को डिक्लेयर कर सके कि वो डिस्टर्ब्ड एरिया है, पूरे स्टेट को या फिर कुछ उसके हिस्सों को? यहाँ पे देखिए फिर से एक बार स्पेसिफिक वर्ड यूज हुआ है ओनली, और स्टेटमेंट आपका टोटली रॉन्ग है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो ना सिर्फ सेंटर बल्कि गवर्नर ऑफ द स्टेट भी इम्पोज कर सकते हैं स्टेट के कुछ हिस्सों पर या पूरे स्टेट पे, आफ्टर दीज एरियाज आर डिक्लेयर डिस्टर्ब्ड अंडर सेक्शन 3। ठीक है, इस एक्ट को फर्दर 1972 में अमेंड किया गया था और जो पावर है किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर करने की, ये कॉन्करेंट लिस्ट में रखी गई थी अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है, AFSPA इज करेंटली एनफोर्स्ड इन मणिपुर, लद्दाख, नागालैंड एंड त्रिपुरा। क्या ये करेंटली इन्फोर्स्ड है इन सारे स्टेट्स में? देखिए करेंटली इन्फोर्स में है ये एक्ट इन द पार्ट्स ऑफ नागालैंड, असम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये इन्फोर्स था अंडर द आर्म्ड फोर्सेज जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1990, और बाद में जाके रिवोक हो गया था फ्रॉम त्रिपुरा इन 2015, मेघालय से रिवोक हुआ था 2018 में, और मिजोरम से 1980s में। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट वाला क्यों गलत था, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द स्टेट ये चीज़ डिसाइड करते हैं। ठीक है, Now question number 9 is, with reference to the standing deposit facility consider the following statement. आइए देखते हैं। SDF was introduced by the Reserve Bank of India to absorb the liquidity without providing the government securities. क्या इसको इंट्रोड्यूस किया था RBI ने जिससे कि लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जा सके इकोनॉमी की विदाउट प्रोवाइडिंग एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? यस, SDF को इंट्रोड्यूस किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिससे कि इकोनॉमी में जो भी एक्सेस लिक्विडिटी है हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, और यहाँ पे किसी भी तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को देने की ज़रूरत नहीं है इन रिटर्न, जिससे कि ये एक कोलेटरल फ्री अरेंजमेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली सही है। सेकेंड है, SDF रिप्लेस द रिवर्स रेपो एज अ फ्लोर फॉर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। ये भी सही है क्योंकि जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है इसने रिवर्स रेपो को रिप्लेस किया था एज द फ्लोर फॉर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। कब किया था? 2022 में, जिससे कि RBI को ये अलाउंस मिलता है कि वो लिक्विडिटी को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ सरप्लस। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट सही थे, आंसर इज सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करना है। पहला है यहाँ पे हवाई आइलैंड्स। कहाँ पे है ये? सबसे पहले तो ये लोकेटेड है सेंट्रल पैसिफिक ओशन में, और अगर आप इसको थोड़ा सा मैप पे देखेंगे तो 20 डिग्री नॉर्थ टू 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ये लोकेटेड है। ठीक है,
मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी कभी ऐसे अरेंजमेंट के क्वेश्चन आया करें तो इनको आप मैप पे ज़रूर एक बार लोकेट कर लिया करिए और उनको फिर ध्यान से देख लिया करिए, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे तुवालू। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये इक्वेटर के जस्ट साउथ में लोकेटेड है। रफली आप देखेंगे तो 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से लेकर 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में आते हैं। और तुवालू के बारे में हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ हो सकता है जो कि सबमर्ज हो जाएगा कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल्स, जो कि क्लाइमेट चेंज से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो तुवालू आइलैंड्स यहाँ पे हैं। थर्ड है यहाँ पे कुक आइलैंड्स। ये थोड़ा सा और आपको साउथ में मिलेंगे और इनकी लोकेशन है 8 डिग्री साउथ से लेके 23 डिग्री साउथ तक। आप मैप पे देखिएगा एक बार। और फिर लास्ट है यहाँ पे ईस्टर आइलैंड्स, और ये इन सब में से सदर्न मोस्ट आइलैंड्स हैं जो कि लोकेटेड हैं साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में नियरली 27 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास, ठीक है। तो इनका ऑर्डर अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहले तो हवाई आइलैंड्स आएंगे, नॉर्दर्न मोस्ट हैं इस लिस्ट में। हवाई आइलैंड्स के तुरंत बाद आएंगे तुवालू और उसके बाद फिर कुक आइलैंड्स और फिर ईस्टर आइलैंड्स। असल में ये करेक्ट अरेंजमेंट लिखा हुआ है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? योर आंसर इज ए ऑप्शन 1 2 3 4, ठीक है। आज का आपका होमवर्क ये रहने वाला है कि आपको इन सारे आइलैंड्स को मैप पे अच्छे तरीके से मार्क करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चंस आएँ। हो सकता है कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन आए हवाई आइलैंड्स के बारे में या फिर कुक आइलैंड्स के बारे में, तो इनकी लोकेशन आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए और आपके दिमाग में वो बात सेट होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप इनको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा मैप्स पे। बाकी यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। इसके अलावा फर्दर अगर आप कोई भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं या कोई सजेशन रखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारी टीम उसको रिव्यू करेगी और अगर हमें ज़रूरी लगता है, ठीक लगता है, तो हम उसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो कल वापस से मिलते हैं इस सीरीज़ में अगले लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.